हेलो साथियों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। यह केमिस्ट्री का बहुत ही प्यारा चैप्टर है जिसका नाम अम्ल, क्षार और लवण है। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको इस चैप्टर में सब कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कराया जाए। इस चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अम्ल, क्षार और लवण है, जिसमें से हमने अम्ल के बारे में अच्छे से पिछली वाले वीडियो में अध्ययन किया है। अम्ल क्या होता है, अम्ल की रासायनिक प्रॉपर्टी, उसका स्वाद और अम्ल की बहुत सी धातुओं के साथ, अधातुओं के साथ अपक्रिया। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे। अब जानते हैं अम्ल की क्षारकता क्या होती है। बेसिसिटी ऑफ एसिड, अम्ल की क्षारकता। अम्ल के एक अणु में उपस्थित विस्थापनीय हाइड्रोजन मतलब H, ठीक। जहाँ पर कोई एसिड होगा, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, तो इसमें जो उपस्थित विस्थापनीय हाइड्रोजन है, इनके परमाणुओं की संख्या को ही हम अम्ल की क्षारकता कहते हैं। तो आइए हम इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे HCl है, ठीक। HCl में विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 1 है। उसी तरह HNO3 में भी विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 1 है। उसी तरह CH3COOH मतलब एसिटिक एसिड में भी विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणु 1 है। तो इन अम्लों में आप देख ही रहे हैं कि इन अम्लों में प्रत्येक में एक ही विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणु है, इसलिए इन अम्लों की क्षारकता 1 होगी। इसी तरह हम आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्रम में H2SO4 को देखते हैं। H2SO4 अब इसमें क्षारकता 2 हो जाएगी। इसी तरह H3PO4 में, इसमें आपको पता ही चल रहा है कि 3 लिखा है, H3PO4, तो इसकी क्षारकता 3 हो जाएगी। अब हम अम्लों के उदाहरण के बारे में पढ़ते हैं। अम्लों का कौन सा उदाहरण है, कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। जैसा कि बहुत से अम्ल हमारे यूज होते रहते हैं, जैसे लैब वगैरह में हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अब इसका सिंबल हम HCl होता है, ठीक। उसी तरह सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, उसका सिंबल H2SO4 होता है। एसिटिक एसिड हो गया, उसका सिंबल CH3COOH होता है। इसी तरह नाइट्रिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड को HNO3 कहते हैं। उसी तरह कार्बोनिक एसिड हो गया, कार्बोनिक को H2CO3 कहते हैं। ये सभी अम्ल के उदाहरण हैं। अब हम पढ़ते हैं अम्ल का यूज क्या होता है, अम्ल का उपयोग क्या होता है, कहाँ कहाँ अम्ल का हम अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो अम्लों का यूज करना है तो मान लीजिए HCl, HNO3 और H2SO4, इन्हीं तीनों का यूज करना है। मुख्यतः तो इनका यूज हम प्रयोगशाला में, लैब में अभिकर्मक के रूप में कहते हैं, मतलब रीजेंट। अभिकर्मक मतलब इंग्लिश में उसको रीजेंट कहते हैं। जब हम प्रयोगशाला में एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तो हमें H2SO4, HCl, ये सब की बहुत स्मॉल क्वांटिटी में ज़रूरत होती है, जो बहुत हेल्पफुल होता है। हमारी कोई विलेन हो गया, उसमें बहुत इम्पोर्टेंस रोल होता है HCl का, H2SO4 का, नाइट्रिक एसिड का। तो हम ऐसे पढ़ते हैं आगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कुछ उपयोग। अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, अब इसके कहाँ कहाँ उपयोग होते हैं हम इसको देखते हैं। पॉइंट ए में लिखा गया है कि विभिन्न प्रकार के क्लोराइड और क्लोरीन गैस बनाने में। क्लोरीन गैस जो बनती है, सबसे ज़्यादा उसमें इम्पोर्टेंस होता है हाइड्रोक्लोरिक मतलब HCl गैस का होता है, HCl अम्ल का होता है, सॉरी। तो जब HCl अम्ल रहता है तो उसी की हेल्प से हम क्लोरीन गैस भी बना लेते हैं और क्लोराइड को भी बना लेते हैं। और ऑप्शन बी में है कि लोहे कलई करने से पहले लोहे की सतह को साफ करने के लिए। आप समझते हैं कलई करने से पहले और लोहे की सतह, जैसे मान लीजिए घर में आपके कोई लोहे की बनी है, जैसे मान लीजिए शटर हो गया, कुछ भी समझ लीजिए, या दरवाज़ा हो गया लोहे का। जब उसको हम पेंट करते हैं तो उसके पहले हम उसको अच्छे से साफ कर लेते हैं, ताकि हमारा कलर अच्छे से हम उस पर यूज कर सकें। तो उसको साफ करने, लोहे की जो सतह है उसको साफ करने के लिए भी हम HCl का यूज करते हैं। वस्त्र उद्योगों में, कपड़ों की रंगाई में,
जैसे बहुत बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं कपड़ों की, तो कपड़ों की बहुत बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियाँ, तो उनमें जो कपड़ों की रंगाई होती है, इसमें HCl का बहुत ही ज़्यादा रोल रहता है। इसकी वजह से हम काफ़ी आसानी से और काफ़ी हेल्पफुल रहता है हमारे लिए। अब हम देखते हैं नाइट्रिक अम्ल के यूज़ के बारे में। नाइट्रिक अम्ल क्या होता है? नाइट्रिक अम्ल HNO3 होता है। अब HNO3 का उपयोग हम कहाँ-कहाँ करते हैं? तो देखते हैं, जैसे सोने और चांदी के शोधन में। पॉइंट ए में लिखा गया है सोने और चांदी के। जैसे मान लीजिए आप गाँव में रहते हैं या जहाँ भी रह रहे हैं, तो वहाँ पे आपके यहाँ स्वर्णकार होते होंगे। तो वो स्वर्णकार जिससे आपसे कोई आप चाँदी का आभूषण बना रहे हैं या सोने का आभूषण बना रहे हैं, तो उनके पास एक लिक्विड टाइप में रहता होगा, आप देखे होंगे, तो उसी में रख के साफ़ करते हैं। तो उसी तो साफ़ करते हैं, जो लिक्विड टाइप में मटेरियल हो जो लिक्विड टाइप में होता है, उसी को हम नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। नाइट्रिक अम्ल मिलकर उसको अच्छे से सफाई-वफ़ाई करता है, और भी बहुत तरह के बहुत तरह से हम इसको सोने और चांदी के बर्तन या सोने और चांदी के आभूषण में इसका यूज़ कर सकते हैं। उर्वरक और विस्फोटक और रंग तथा औषधियों के रूप में। उर्वरक जैसे खेतों में बहुत प्रकार की उर्वरक होती हैं, खेतों के लिए बहुत प्रकार की उर्वरक होती है, उसमें भी हम नाइट्रिक अम्ल का यूज करते हैं। विस्फोटक बम वगैरह जब बनता है, जो गोले-वोले बनते हैं, दीपावली में आप जलाते होंगे, दगाते होंगे, तो वो उसमें भी हम नाइट्रिक अम्ल का यूज करते हैं। औषधियों के निर्माण में नाइट्रिक अम्ल का इस तरह तो हम नहीं कह सकते डायरेक्ट कि औषधि, लेकिन जब बहुत सी ऐसी मेडिसिन है जिसमें हम नाइट्रिक अम्ल का यूज करते हैं, और यूज करने से हमें काफ़ी सहायता मिलती है, काफ़ी हेल्पफुल रहता है। मतलब नाइट्रिक अम्ल का मेडिकल फील्ड में भी बहुत योगदान है। रंग रंग मतलब कलर, होली में जब हम रंग वगैरह खेलते हैं या वैसे भी रंग की ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें नाइट्रिक अम्ल बहुत हेल्पफुल रहता है। तो पॉइंट सी में देखते हैं क्या लिखा है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मिलकर अम्लराज बनाने में। अम्लराज आपको पता ही होगा कि अम्लराज कितना इम्पोर्टेंस है। अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, अम्लराज के बारे में नहीं जानते, तो समझ लीजिए बहुत। तो अम्लराज कैसे बनता है? तो नाइट्रिक अम्ल रहता है, तो उसमें जब हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये दोनों साथ में आपस में रिएक्शन करते हैं, जैसे इस तरह तो बनता नहीं अम्लराज, थोड़ा इसकी बड़ी सी प्रोसेस होती है, तो उसमें हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल दोनों को जब आपस में मिला के, तो फिर जाके कहीं अम्लराज अच्छे से बनता है। ठीक है, उसके बाद सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल को हम H2SO4 जानते होंगे, तो इसके देख लेते हैं कहाँ-कहाँ यूज़ होता है। लेड बैटरियों में विद्युत अपघट्ट के रूप में, जैसा कि जनरली हमारे सबके घर में इन्वर्टर वगैरह होता होगा, बैटरी भी होती होगी, तो आपने देखा होगा, बोलते हैं तेजाब है इसमें, तेजाब को ही हम इसका रासायनिक नाम एक तरह से कह दीजिए, तेजाब का रासायनिक नाम सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। और इसका सिंबल जो होता है, मतलब इसका जो सूत्र होता है, सिंबल नहीं कह सकते हम, सूत्र होता है, वो H2SO4 होता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का हम यूज इन्वर्टर वगैरह में, मतलब या बैटरी में हम विद्युत अपघट्ट के रूप में करते हैं। पेट्रोलियम उद्योग के शोधन में, जो बड़े बड़े पेट्रोलियम उद्योग हैं, जैसे डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, पेट्रोलियम उद्योग हैं, तो यहाँ भी हम सल्फ्यूरिक अम्ल का बहुत इम्पोर्टेंस है। इस फील्ड में सल्फ्यूरिक अम्ल बहुत योगदान दिया है अपना। और इसी तरह सी में है, पॉइंट सी में, उर्वरक और प्लास्टिक उर्वरक और प्लास्टिक तथा वॉशिंग पाउडर बनाने में। प्लास्टिक को बनाने में भी हम H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग करते हैं। वॉशिंग पाउडर में तो भाई बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। इसकी वजह से बहुत अच्छे से मतलब वॉशिंग पाउडर बना लेते हैं। इस तरह हम अम्लों के यूज के बारे में अच्छे से पढ़ लिए। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं, क्षार की अम्लता क्या होती है। इसके पहले हम पढ़े थे अम्ल की क्षारकता, और साथ साथ में हम पढ़ लेते हैं क्षार की अम्लता क्या होती है, एसिडिटी ऑफ बेस। किसी क्षारक में देखते हैं, किसी क्षारक में हाइड्रॉक्साइड की अम्लता उनके अणु में उपस्थित विस्थापनीय हाइड्रॉक्सिल आयनों की संख्या पर
की संख्या होती है। हाइड्रॉक्सिल आयन मतलब OH आयन। OH आयन कहाँ होता है? अधिकतर बेस में ही होता है। तो बेस मतलब क्षार में ही होता है। तो इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। सपोज दैट बेस के बहुत से उदाहरण हैं, जैसे कि OH मतलब पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड, नाइट्रोजन हाइड्रॉक्साइड और NH4OH और CaOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस। ठीक है। अगर हम KOH को जब जल में घोलते हैं तो वो अपने आयनों में डिसोसिएट हो जाएगा, मतलब विभक्त हो जाएगा। तो जब KOH रिएक्शन करेगी जल के साथ तो K प्लस और OH माइनस में डिसोसिएट हो जाएगी। उसी तरह यहाँ देखिए NaOH में OH एक बार आया है, मतलब फर्स्ट टाइम आया है। उसके बाद NH4OH में यहाँ भी एक बार आया है, तो इसकी अम्लता हम कह सकते हैं या इसकी बेसिसिटी कह सकते हैं, वो एसिडिटी कह सकते हैं, एक होगी। उसी तरह CaOH होल ट्वाइस। अब हमने आपको बताया था कि Ca है तो इसके साथ OH दो बार क्यों आएगा? यहाँ एक भी हो सकता था, 3 भी हो सकता था, 4 भी हो सकता था, लेकिन 2 इसलिए आया है क्योंकि जब हम बैलेंसी पढ़ते हैं, संयोजकता पढ़ते हैं, तो उसमें आप देखते हैं कि कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है। जब उसका हम KLMN से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो देखते हैं 2 8 2 2 8 8 2, इस तरह 20 होता है। तो 2 8 8, ये देखो तीनों सेल कंप्लीट हैं और 2 इसके आउटर मोस्ट सेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन हैं। तो इस तरह हम जान गए कि इसकी वैलेंसी 2 होती है, तो इसीलिए यहाँ पे CaOH का होल ट्वाइस लिखा गया है। इसी तरह MgOH का होल ट्वाइस, यहाँ भी वही सेम प्रोसेस रहती है। यहाँ इसका होता है 12 तो 282 होगा, तो यहाँ भी 2, तो इसलिए इसकी एसिडिटी 2 होगी। इसी तरह FeOH3 OH3, अब यहाँ पर अम्लता इसकी एसिडिटी 3 हो जाएगी। AlOH3 की अम्लता क्या हो जाएगी? इसमें 3 हो जाएगी। अब इसी तरह अम्ल की क्षारकता, अम्ल के उपयोग और क्षार की अम्लता तीनों के बारे में हम अच्छे से पढ़ लिए। आप इन PDF का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको नोट्स बनाने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ये आपका पहला पेज है, ये रहा दूसरा पेज और इस तीसरा पेज। आपने सफलतापूर्वक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम क्षार के बारे में अपने अगले वाले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।